This call is now being recorded. Okay, so स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो जैसा कि आपको पता है हमारा चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री चल रहा था, और इसमें जो लास्ट क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो हमने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लास्ट क्लास में देखी थी। पहली हमने देखी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अच्छा, ये थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है। थीटा एक एंगल है, ये थीटा एक एंगल है, और इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी, है ना। इस थीटा की जगह ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि थीटा ही हो। आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज आ रही है क्या सभी को? एक बार बताओ। आवाज आ रही है क्या सभी को? एक बार चैट बॉक्स में यस टाइप करके बताओ अगर मेरी आवाज सभी को क्लियर आ रही है तो। आ रही है, ठीक है। चलिए, तो ये जो थीटा है जरूरी नहीं थीटा ही हो, एंगल है, एंगल तो कुछ भी हो सकता है ना। ठीक है, चलो दूसरी जो आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और तीसरी आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैंने आपको बताया था कि आप इससे ट्रांसपोज करके बाकी फॉर्मूले भी निकाल सकते हो, जैसे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो इनको इधर उधर करके आप बाकी फॉर्मूले भी बना सकते हो। इसमें किसी को कोई डाउट है? इन तीनों में किसी को कोई डाउट? ये सबको क्लियर है? लास्ट क्लास में मैंने क्लियर किए थे ये सब चीजें। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको मान लो इसमें से कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो वो क्या हो सकता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ। मान लो साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो वो क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। इससे ये दो फॉर्मूले बन गए। ठीक है, ऐसे ही इससे दो फॉर्मूले बनेंगे। अगर मुझे यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा निकालना है तो क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर मुझे यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा निकालना है तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ऐसे ही दो फॉर्मूले इससे बनेंगे। अगर मुझे यहाँ से निकालना है कॉसेक स्क्वायर थीटा तो ये किसके बराबर होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के। और अगर मुझे निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये सब फॉर्मूले हम लोगों को, ये सब आइडेंटिटीज हम लोगों को पता होनी चाहिए। इसमें किसी को कोई डाउट है? फिर मैंने आपको एक चीज और बताई थी, काफी पहले बता चुका हूं ये चीज तो मैं, कि टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। ठीक है, और कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के। ठीक है, ये सभी को पता होना चाहिए, ये सभी को पता होना चाहिए, ये भी सभी को पता होने चाहिए। ठीक है, और तीसरी चीज, गुड इवनिंग, मैंने आपको रेसिप्रोकल बताए थे कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। ठीक है, ऐसे ही मैं इनको बदल कर भी लिख सकता हूं, कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन टेन थीटा। ये सब चीजें आप सभी को क्लियर हैं क्या? इसमें से किसी भी चीज में अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। इसमें से किसी भी चीज में अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ए बी करके लिख देता हूँ उनको, ए बी ए बी ए, ये इसके हैं, इन दोनों से, ये इससे निकले हैं और ये इससे, नो डाउट। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आपकी बुक में से ही कर लेते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है,
क्वेश्चन में कहा गया है आपको प्रूव करना है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, नहीं, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूव कैसे करेंगे? मैंने इसका एलएचएस लिया। एलएचएस क्या है इसका? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, मैंने इसका एलएचएस लिया। आप ये देखो, आपको आरएचएस में क्या चाहिए? आपको आरएचएस में कॉस चाहिए, है ना। आपको ये प्रूव करना है कि इसके बराबर होगा। तो मैंने इसका एलएचएस पार्ट लिया, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो मैं क्या कर सकता हूँ? कॉसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ, माइनस कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ क्या, बताओ? ये मैंने देखो यहाँ पर बताए हुए हैं कि जो कॉसेक होता है वो किसके बराबर होता है? 1 अपॉन साइन के, और कॉट किसके बराबर होता है? कॉस अपॉन साइन के। ठीक है, लिख सकता हूँ। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? इस तरीके से हमें आइडेंटिटीज यूज करनी है, बताओ कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर आपका एलसीएम आएगा साइन थीटा, और ऊपर क्या बचेगा? 1 माइनस कॉस थीटा और होल स्क्वायर है ही, ठीक है। चलो, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। बताओ, ये स्क्वायर को मैंने अलग अलग लिख दिया, ऊपर वाले का स्क्वायर अलग लिख दिया, नीचे वाले का स्क्वायर अलग लिख दिया। बताओ, लिख सकता हूँ क्या ऐसे? भाई जैसे ये लिखा हुआ है 3/5 का होल स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर। अलग अलग करके लिख सकता हूँ ना स्क्वायर्स को। तो सेम चीज मैंने यहाँ की है, पूरे का स्क्वायर था ना ये इस पूरे का स्क्वायर है, तो मैंने ऊपर वाले का अलग कर दिया, नीचे वाले का अलग कर दिया। बताओ, ये चीज क्लियर? अब देखो, यहां पर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? क्यों? देखो, यहाँ मैंने बताया है कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है। सर दोनों कॉस थीटा ही तो है, आपने 1 अपॉन साइन और कॉस अपॉन साइन क्यों लिखा? देखो, मुझे आरएचएस में कॉस लाना है, तो कॉस कैसे आएगा? इसमें मुझे कुछ ना कुछ तो इनको ब्रेक करना पड़ेगा ना। कॉस कैसे आएगा? ऐसे तो आएगा ही नहीं, ऐसे रखकर। आप क्या कॉसेक को क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन साइन लिख सकते हो। कॉट को क्या लिख सकते हो? कॉस अपॉन साइन लिख सकते हो। ये आपको जब खुद से क्वेश्चन करोगे ना, आपके माइंड में खुद आएंगी ये चीजें, है ना। अगर आप पूछोगे सर आपने ये यही क्यों लिखा, मेरा जवाब ये होगा कि यही लिखने से ही ये आएगा। और वो कैसे आपको सोचना है, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो इनको ब्रेक करके देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा इनको ब्रेक करके कि आपने कोसेक को 1 अपॉन साइन करके देखा, इसको करके देखा, सॉल्व करके देखना पड़ेगा। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, जब आप खुद से इनको, इस एक्सरसाइज को 8.4 है या 3 जो भी है ये, इसको अगर आप 4-5 बार खुद से कर लोगे, आपके माइंड में अपने आप चीजें आ जाएंगी कि मुझे क्या स्टेप लेना है। आपको खुद सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको आइडेंटिटीज लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर आपने इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्यों लिख दिया? वो इसलिए लिख दिया क्योंकि देखो, मुझे ऊपर क्या चाहिए? ऊपर चाहिए मुझे 1 माइनस कॉस थीटा, तो ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा आ रहा है। इसमें देखो, मुझे ऊपर क्या चाहिए? 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसमें 1 माइनस कॉस थीटा तो आ रहा है। नीचे चाहिए 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे नहीं आ रहा, तो मैं नीचे वाले को बदल देता हूँ कॉस में। कैसे बदलूंगा?
मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, 1 - cos थीटा, ऊपर तो आ ही रहा है, होल स्क्वायर इज इक्वल टू, नीचे लिख दूंगा मैं 1 - cos² थीटा। अब देखो ऊपर नीचे कॉस कॉस आ गए। अब यहाँ आपको क्या कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? ये जो नीचे वाला है, 1 को मैंने 1 का स्क्वायर लिख दिया, माइनस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख दिया। बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर प्रॉब्लम है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो। अब आपने A² माइनस B² का फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो नीचे वो वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं। ये A² माइनस B² क्या होता है? A+B × A - B। तो क्या आएगा? 1 + cos थीटा × 1 - cos थीटा। कैसे आया ये? कैसे आया ये? आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, A² माइनस B² इज इक्वल टू A+B × A - B। तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर क्या होगा? 1 + cos थीटा × 1 - cos थीटा। अब देखो 1 - cos थीटा से एक 1 - cos थीटा कट जाएगा, तो क्या आया? 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। और यही आपको प्रूव करना। बताइए। ये चीज मैं सभी बच्चों को क्लियर कर दूं कि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ देखने से आपको समझ नहीं आएगी। देखने से आ जाएगी समझ, लेकिन जब आप खुद करोगे ना, खुद से करोगे, चाहे आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख देख के सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको देख के समझ के सॉल्व करो, लेकिन करो सॉल्व। जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी, आपको पता चलेगा कि मुझे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। ट्रिग्नोमेट्री में सारी चीजें आपको खुद डिसाइड करनी होती है कि मैं कौन सी यहाँ पर आइडेंटिटी लगाऊं, क्या करने से मुझे मिल जाएगा RHS। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो यहाँ पर देखो मैंने आइडेंटिटीज यूज की, sin²θ = 1 - cos²θ, ये वाली आइडेंटिटी मैंने यूज की। cot θ = cos θ अपॉन sin थीटा, इसको यूज किया। cosec θ = 1/sin θ, इसको यूज किया। ठीक है, बाकी सिंपल मैथ है। तो अगर ये सभी को क्लियर है तो मैं एक क्वेश्चन आपको पोल सेक्शन में करने के लिए दे रहा हूँ, उसका आपको सॉल्व करना है। करें पोल में एक क्वेश्चन, बताइए। नहीं करना? बोल ही नहीं रहे हो कुछ। वंशिका, अनिल कुमार नाम से हैं, यश आयुष पांडे नाम से हैं, बबलू कुशवाहा नाम से हैं, खुशबू कृष्ण गोस्वामी, काजल साक्षी, मुस्कान, नेहा यादव नाम से हैं, निकिता रांगा नाम से हैं। सभी बच्चे कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, क्या होगा? चलो तो क्वेश्चन आपके सामने ये है, आपको बताना है कि ये किसके इक्वल होगा। करिए। तुक्के नहीं मारने हैं, मैं थोड़ा आपको हिंट दे देता हूँ। देखो इसमें आप एलसीएम ले लो, थोड़ा सोच समझ के करना। इतना जितनी जल्दी आप बच्चे आंसर कर रहे हैं ना, उतनी जल्दी ये होगा नहीं सॉल्व, है ना, जो तुक्के मार रहे हैं। थोड़ा मेहनत करो। +1 + sin A अपॉन cos A।
आप यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन हाँ आप ये कर सकते हैं, एलसीएम लेकर देख लो। ठीक है, एलसीएम लेकर देख लो। 1 + sin A इंटू cos A, ये एलसीएम ले लो। तो एलसीएम जब हम लेते हैं तो भाई कॉस ए की कॉस ए में मल्टीप्लाई हो गई, तो कॉस स्क्वायर है, फिर प्लस 1 + sin A की 1 + sin A में मल्टीप्लाई हो गई, तो 1 + sin A का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। हम्म। सिर्फ एक बच्चे का आंसर सही है 6 में से। भाई फॉर्मूला लगाओ यहाँ पर। जब आप यहाँ फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस, यहाँ पर लगाओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, A² + B² + 2AB, वो लगाओ यहाँ पर। ठीक है, फिर डिवाइड में, नीचे वाली चीज ऐसे ही रहने दो। फिर आइडेंटिटी अपनी देखो कोई लग रही है या नहीं लग रही, कॉमन वॉमन लेकर देखो, तो आपका आंसर आएगा। ऐसे नहीं आएगा तुक्के मारने से। 9 में से 3 बच्चों का आंसर सही है, वेरी गुड, उन 3 बच्चों के लिए। 11 में से 5 बच्चों का आंसर सही है। 12 में से 6 बच्चों का आंसर सही है। 12 में से 6 स्टूडेंट्स का आंसर सही है भाई। बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। 15 में से 7। अभी आधे लोग बचे हुए हैं, लास्ट 1 मिनट। लास्ट 30 सेकेंड्स। सेवनटीन में से 8 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 18 में से 8। लास्ट 10 सेकेंड्स। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1।
ये क्वेश्चन आपकी बुक का ही है, एनसीईआरटी का। देखो, डी, वेरी गुड खुशबू। क्वेश्चन है कॉस ए अपॉन 1 + साइन ए प्लस 1 + साइन ए अपॉन कॉस ए। डी ऑप्शन इज करेक्ट, वेरी गुड। जिन्होंने डी आंसर दिया, वेरी गुड। देखिए, आप इसमें खुद सोचो, आप इसमें क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर पा रहे आप इसमें, मतलब इनको बदल भी नहीं सकते, कॉस ए को, साइन ए को, इनको हम बदल भी नहीं पाएंगे। तो हाँ, हम एलसीएम जरूर ले सकते हैं इनका। तो एलसीएम मैंने लिया। एलसीएम क्या आएगा? इन्हीं की मल्टीप्लीकेशन, 1 + साइन ए इंटू कॉस ए। और ऊपर क्या बचेगा भाई? ऐड करना तो आपको आता ही है। इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, कॉस ए इंटू कॉस ए यानी कॉस स्क्वायर ए, प्लस इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 + साइन ए इंटू 1 + साइन ए यानी 1 + साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है। अब क्या बचेगा फिर? यहां पर क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसमें मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकता हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab + b²। तो यहां मैं लगा सकता हूं, यानी 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab होता है ना, तो 2 sin a अपॉन, नीचे क्या बचा? 1 + साइन ए इंटू कॉस ए। ये सबको क्लियर हुआ? ये मैंने कैसे लगाया? देखो, ये a + b का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab। 2a की जगह 1 है तो 2 एकम 2, b साइन ए, तो 2 sin। ठीक है। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? 1 होता है ना? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है ना? ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी, तो इसकी जगह मैंने 1 लिख दिया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 sin a अपॉन 1 + साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है। अच्छा, जब मैं तो मेरे एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, मेरे बोर्ड में, ये वाला क्वेश्चन। तो यहां पर कितना बचा? 1 + 1 2 प्लस 2 sin a अपॉन, नीचे क्या बचा? 1 + साइन ए इंटू कॉस ए। ऊपर से 2 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? 1 + साइन ए अपॉन 1 + साइन ए इंटू कॉस ए। 1 + साइन ए से 1 + साइन ए कट गया, तो क्या बचा? 2/कॉस ए। और 1/कॉस ए क्या होता है? सेक ए। तो 2 ऐसे का ऐसे ही, 1/कॉस ए मतलब सेक ए। तो आंसर क्या है? 2 sec। अगर कोई स्टेप ना समझ में आया हो तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। अगर कोई स्टेप आपको ना क्लियर हुआ हो तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। और अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए। ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर, चैप्टर नंबर 8। इसी को हम यहाँ पर, इसको हम यहीं पर खत्म करते हैं। और अब बात करते हैं आपके लास्ट क्लास का पोल रिजल्ट। तो लास्ट क्लास में जिन बच्चों ने सभी क्वेश्चंस के सही आंसर दिए थे, साक्षी, खुशबू, पूनम कौशिक नाम से हैं, फाल्गुनी है, बबलू कुशवाहा नाम से हैं, दीक्षा हैं, अनिल कुमार नाम से हैं और हर्ष हैं। इन्होंने लास्ट क्लास में सभी क्वेश्चंस के सही आंसर दिए थे। और वही जीरो वाले अपने नाम खुद देख लो, मैं क्या ही पढ़ूं, है ना? ये जो 0 0 है इसको थोड़ा बढ़ाओ आगे, खुद ही देख लो, मैं क्या ही पढ़ूं आपके नाम। तो ये आपका लास्ट क्लास का पोल रिजल्ट है, जो आपको मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेजा हुआ है, आप वहां भी देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 9, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री।
यानी ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ तो ली, अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, यानी इसका यूज कहाँ करते हैं हम, है ना। ट्रिग्नोमेट्री का हम यूज कहाँ पर करते हैं, आइए वो पढ़ते हैं यहाँ पर। चलिए, तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ पर होता है, अगर आपको किसी टावर की हाइट पता करने के लिए कहा जाए, तो क्या आप उस टावर की हाइट निकाल दोगे नॉर्मल, मतलब बिना किसी, अगर मैं आपको एक स्केल दे दूं तो मैं आपसे कहूंगा एक टावर है, इसकी हाइट निकालो, और एक छोटा सा मैं आपको स्केल दे दूं, तो क्या निकाल सकते हो इजीली? इजीली मतलब निकाल तो देंगे सर कैसे ना कैसे करके, लेकिन इजीली नहीं निकल सकता, हमें टावर पे चढ़ना पड़ेगा, है ना, तब भी गलत ही निकलेगी हाइट। यस और नो? लेकिन ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से आप बिना टावर पर चढ़े, है ना, बिना टावर पर चढ़े सिर्फ कॉपी पेन लेकर किसी भी टावर की हाइट निकाल सकते हैं। किसकी हेल्प से? ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। और वही हम यहाँ पर निकालना सीखेंगे कि हाइट हम, जैसे हाइट हो गई या डेप्थ हो गई, गहराई हो गई, ठीक है, ये सब चीजें। सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न टू कैलकुलेट द हाइट एंड डिस्टेंस ऑफ वेरियस वेरियस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और उसमें हाइट वगैरह निकालने में हमारी हेल्प कौन करेगा? हमारी हेल्प करेगी ट्रिग्नोमेट्री। तो ये रिकॉल आपके लिए है, ये आप सबको याद है ही। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक ए क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक ए क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो कॉट ए क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये सब चीजें आप पहले पढ़ चुके हो, ये सिर्फ आपको रिवीजन कराने के लिए यहाँ पर दिखाई गई है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये टेबल भी आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है, तो ये भी आप सभी को याद होनी चाहिए या बनानी आनी चाहिए। चलिए, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। सबसे पहली डेफिनेशन है लाइन ऑफ साइट क्या होता है, ठीक है। लाइन ऑफ साइट क्या होता है भाई? जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ऐसी लाइन जो हमारी आई साइट से खींची जाए। आई साइट होती है ना हमारी, ये आंखें, जैसे हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो हमारी आंख से जहां हम देख रहे हैं वहां तक अगर कोई लाइन खींच दूं तो वो लाइन ऑफ साइट हो जाएगी। यानी वो लाइन जो हमारी आई साइट से निकलकर कहां तक जा रही है, जहां हम देख रहे हैं। जैसे आप मान लो खड़े हुए हो और मैं आपसे कहूं ऊपर की तरफ देखो, फैन की तरफ देखो, आपके रूम में फैन होगा, फैन की तरफ देखो, तो आप अपनी गर्दन ऊपर उठाओगे और अपनी आंखों से उस फैन को देखोगे। तो अगर मैं आपकी आंखों से लेकर उस फैन तक एक लाइन खींच दूं, अगर मैं आपकी आंखों से लेकर आपकी आईज से शुरू करके और उस फैन तक जिसको आप देख रहे हो एक लाइन खींच दूं, उसी को हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। यानी आपकी आंखों से लेकर जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो वहां तक अगर मैं एक सीधी लाइन खींच दूं, उसको हम क्या कहते हैं? लाइन ऑफ साइट कहते हैं। जैसे यहां पर अगर आप इस फिगर में देखो, तो एक यहां पर ये बच्चा है, ये खड़ा होकर क्या देख रहा है? इस टावर के इस हाईएस्ट पॉइंट को देख रहा है। तो अगर मैं इसकी आंखों से, इसकी आंख यहां पर है और जहां वो देख रहा है, कहां देख रहा है? इसके हाईएस्ट पॉइंट पर, एक लाइन खींच दूं सीधी इस तरीके से, तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? ये जो लाइन है, इसको हम क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। ये चीज सभी को क्लियर हुई? लाइन ऑफ साइट क्या होता है? आपकी आंखों से जहां आप देख रहे हो, है ना, मान लो आप अपनी नोटबुक में ऐसे नीचे देख रहे हो, तो नोटबुक में जहां आप देख रहे हो, आपकी आंखों से उस नोटबुक पर अगर मैं एक सीधी लाइन खींच दूं, उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। यानी ऐसी लाइन जो आपकी आंखों से शुरू होकर जिस चीज को आप देख रहे हो वहां तक खींची जाए, सीधी लाइन। सीधी लाइन, उसको हम क्या कहते हैं? लाइन ऑफ साइट। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। लाइन ऑफ साइट में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, अगर सभी को क्लियर है तो यस टाइप करो। अगर सभी को क्लियर है तो यस टाइप करो। ठीक है, चलिए, तो लाइन ऑफ साइट की डेफिनेशन यहां पर लिखी हुई है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं।
इन दिस पिक्चर द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द स्टूडेंट्स आई टू द टॉप ऑफ द टावर इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट। यानी ये कोई स्टूडेंट है या कोई ये बच्चा है, किड है, इसकी आई से लेकर टॉप ऑफ द टावर तक जो लाइन खींची गई है उसको हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं। ओके, डेफिनेशन याद रखने की बजाय आप प्रैक्टिकली याद रखो कि आप अगर किसी चीज को देख रहे हो तो आपकी आंख से उस चीज तक की जो लाइन खींची गई है सीधी, वो लाइन ऑफ साइट है। दूसरी है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन होती है बेस से मिलने वाली, ठीक है। मतलब एक सीधी रेखा, अगर आप जैसे आप ऊपर की तरफ ऐसे देख रहे हो और आपके बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, आपके ये जो चिन्ह है इसके हॉरिजॉन्टल अगर कोई ऐसे लाइन खींच दी जाए उसको हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, ठीक है। तो इसके इतनी जरूरत नहीं है, या आपको इसकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाती। लाइन ऑफ साइट की डेफिनेशन कभी कभी पूछ ली जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको हम हिंदी में कहते हैं उन्नयन कोण। अगर कोई हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? उन्नयन। लिख देता हूं मैं, उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये होता क्या है? जब आप अपनी गर्दन ऐसे उठा रहे हो, ठीक है, यानी आप नीचे खड़े होकर ऊपर की तरफ कुछ देख रहे हो, तो आपके लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट, मैंने अभी आपको बताया आपकी आंखों से उस ऑब्जेक्ट तक जो सीधी लाइन खींची है वो लाइन ऑफ साइट है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल। पर कंडीशन ये है, अगर आप ऊपर की तरफ देख रहे हो तो बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। जब आप ऐसे ऊपर की तरफ देखोगे तो क्या बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। ऊपर की तरफ देखने पर बनता है एलिवेशन, ठीक है। ऊपर की तरफ देखने पर क्या बनता है? एलिवेशन। तो द एंगल formed between the line of sight and the horizontal line is called the angle of elevation of the top of the tower from the eye of the student, ठीक है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन किसका है? इस टॉप ऑफ द, इस टावर का है, इस स्टूडेंट की आंख से, ठीक है। तो अगर आपको डायरेक्ट चीजें याद रखनी है तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। जब हम ऐसे ऊपर की तरफ, जब हम गर्दन उठाकर ऊपर की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है? जब आप नीचे की तरफ देखते हो। ये भी एंगल लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का एंगल है ना। ये लाइन ऑफ साइट है ये, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये लाइन ऑफ साइट है, ठीक है। थोड़ा अच्छे से बना देता हूं। ये है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन और ये है आपकी लाइन ऑफ साइट। अगर आप नीचे की तरफ देख रहे हो, जैसे ये नीचे देख रहा है, ये कहीं बैठा है छत पे, आप अपनी छत पे गए और नीचे की तरफ ऐसे देख रहे हो, ये नीचे की तरफ इसको देख रहा है। तो जब नीचे की तरफ हम देखते हैं तो बनता है डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब ऊपर की तरफ देखते हैं तो क्या बनता है? एलिवेशन। जब नीचे की तरफ देखते हैं तो क्या बनता है? डिप्रेशन। इसको हम हिंदी में बोलते हैं अवनमन, अवनमन को, ठीक है। ये चीज सभी को क्लियर हुई? जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो एलिवेशन, और जब हम नीचे देखते हैं तो डिप्रेशन। कुछ लोग होते हैं ना जिनको हाइट से डर लगता है, ऐसे याद रख सकते हो, मैं कैसे याद रखता था। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हाइट से डर लगता है, मतलब एक पर्टिकुलर हाइट के बाद अगर वो जाए नीचे देखने में उन्हें डर लगता है, तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, है ना। यानी जो ऊपर से नीचे की तरफ देखो, इसकी आंखों से भी लग रहा है डिप्रेशन में चला गया। आंखें देख रहे हो इसकी कैसी हो रही है? इतनी ऊपर ये टॉप पर चढ़ा हुआ है इस टावर के और नीचे देख रहा है, तो इसको डर लग रहा है, यानी इसको डिप्रेशन हो रहा है। तो जब हम नीचे देखते हैं, ऊंचाई से नीचे देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, और जब हम ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन। ये अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिवेशन और डिप्रेशन की। क्वेश्चन में हमें दिया होगा तो हमें पता होना चाहिए कि एलिवेशन क्या होता है और डिप्रेशन क्या होता है। क्या आप लोगों को इन दोनों में अंतर क्लियर हुआ? दोनों बनते किसके बीच में है? लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में, ठीक है। एक बार मैं दोबारा से यहाँ पर बता देता हूँ कि जो एंगल ऑफ
एलिवेशन है और एंगल ऑफ डिप्रेशन, दोनों किसके बीच में बनते हैं? दोनों बनते हैं बिटवीन लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। डिफरेंस क्या है कि एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब जब हम नीचे देख रहे हैं, सॉरी, एंगल ऑफ एलिवेशन जब हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब हम नीचे की तरफ देख रहे हैं तो डिप्रेशन। बताइए, याद रखने का तरीका क्या है कि किसी किसी को हाइट से डर लगता है, वो ज्यादा ऊंचाई पर चढ़ जाए, नीचे की तरफ देखता है तो उसको डिप्रेशन फील होता है ना, डर जाता है वो। तो नीचे की तरफ अगर देख रहे हैं तो डिप्रेशन, ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो एलिवेशन। अब बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो। दोनों बनते किसके बीच में है? लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में। मैं पोल में क्वेश्चंस पूछूंगा तो बता दो भाई, अगर किसी को कोई डाउट है तो। ठीक है, चलो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। एक यहां पर एक स्टूडेंट है, ठीक है, और यहां पर है एक टावर। ये स्टूडेंट का नाम एस है और ये टावर है टी, ठीक है, और ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। ये स्टूडेंट यहाँ खड़ा होकर इस टावर को देख रहा है ऐसे। यहाँ पर ये टावर का टॉप है, ये टावर का टॉप है, और ये जो स्टूडेंट है इस टावर के टॉप को यहाँ पर खड़ा होकर देख रहा है। तो मुझे आप मुझे ये बताओ कि ये जो स्टूडेंट है और ये है लाइन ऑफ साइट, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, लाइन ऑफ साइट और ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो बताओ ये एंगल जो बनेगा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा या एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा? वेरी गुड। ठीक है, ऊपर की तरफ देख रहा है, गर्दन उठानी पड़ रही है उसको, है ना, गर्दन ऐसे उठानी पड़ रही है, एलिवेशन। तो यहां पर क्या बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना। तो ये जो टावर का टॉप है, ये जो टावर का टॉप है, इस स्टूडेंट की आंखों से कौन सा एंगल बनाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अब अगर ये दो घर हैं, एक घर ये है और दूसरा घर ये है, इस घर पर दो बिल्डिंग है, ठीक है, और जिसका ये घर है वो अपने बिल्डिंग जो सबसे ऊपर वाली फ्लोर है उस पर खड़ा है, और यहाँ पर इसका नाम मैं दे देता हूँ, ये है स्टूडेंट वन, और एक स्टूडेंट यहाँ खड़ा है अपने घर के इस वाले पॉइंट पर। तो मुझे आप ये बताओ कि S1 इसको ऐसे देख रहा है, ठीक है, और ये हो गया इसका, ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये हो गई लाइन ऑफ साइट। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, डिप्रेशन हो गया। S1, S1 के लिए बताना है, S1 के लिए तो ये क्या होगा? वेरी गुड, डिप्रेशन, क्योंकि ये जो S1 है इसको नीचे की तरफ देखना पड़ रहा है। नीचे की तरफ देखते हैं तो डिप्रेशन होता है, नीचे की तरफ ऐसे देखेंगे तो डिप्रेशन, ऊपर की तरफ देखेंगे तो एलिवेशन। ठीक है, अब अगर मैं क्वेश्चन बदल दूं, मैं आपसे ये कहूं कि S2 देख रहा है ऊपर की तरफ, S2 के लिए बताओ क्या एंगल बनेगा? S2 के लिए, अब इसके लिए बताओ यहाँ पर कौन सा एंगल होगा? यहाँ पर इसके लिए ये लाइन ऑफ साइट है, एलिवेशन। ठीक है,
क्योंकि ये ऊपर की तरफ देख रहा है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको एलिवेशन और डिप्रेशन में अंतर समझ आ गया होगा। एलिवेशन में ऊपर देखते हैं, डिप्रेशन में नीचे देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस यहाँ पर बताया गया है, तो इसको पढ़ लेते हैं एक बार। एंगल ऑफ एलिवेशन किस किस के बीच में बनता है? लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में। डिप्रेशन भी लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनता है, तो ये दोनों सेम चीज है। ठीक है। दूसरा, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर होता है। देखो यहाँ पर देखो, ये ना हॉरिजॉन्टल लाइन, ये रही हॉरिजॉन्टल लाइन ये, और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये इसके ऊपर ही तो बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है इस हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसके ऊपर है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ बनता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके नीचे बन रहा है। तो ये अंतर है। ठीक है। तो बस आप इसको ऐसे ही समझ लो, ज्यादा उसमें डीप डाइव मत करना वरना कंफ्यूज हो सकते हो। तो एलिवेशन हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर बनता है और डिप्रेशन हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे बनता है। ठीक है। व्हेन वी हैव टू रेज अवर हेड, तो जब हमें अपना सर उठाना पड़ता है तो कौन सा बनता है? एंगल ऑफ एलिवेशन, जो कि मैंने आपको बताया, अगर सर हम उठा रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर हमें अपने सर को टिल्ट करना पड़ता है, यानी झुकाना पड़ता है, यानी नीचे की तरफ देखना पड़ता है, तो कौन सा बनता है? डिप्रेशन। याद रखने का तरीका क्या है कि भाई कुछ लोगों को नीचे देखने में, ज्यादा ऊंचाई से नीचे देखने में डर लगता है, तो उनको डिप्रेशन हो जाता है। तो नीचे देखने पर हमारा डिप्रेशन होता है और ऊपर देखने पर हमारा एलिवेशन होता है। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो। या दूसरा तरीका ये है, नीचे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डाउन। हेड डाउन बोलते हैं ना। अगर हेड डाउन तो डी से डाउन और डी से डिप्रेशन, ऐसे याद रख सकते हो। डी से डाउन, अगर हमारा हेड डाउन है तो डी से डाउन और डी से डिप्रेशन। ठीक है, बाकी जो दूसरा बचा वो फिर एलिवेशन, ऐसे भी याद रख सकते हो। हेड डाउन तो डिप्रेशन, हेड अप तो एलिवेशन। क्वेश्चन करें पोल में, अगर आपको इतनी कहानी सबको क्लियर है, मैंने बहुत टाइम दिया है इसमें, आप भी बोल रहे होगे सर एक ही चीज को बार बार बता रहे हो। मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपके माइंड में बिल्कुल ये चीज ऐसी सेट हो जाए कि आप कभी ना भूलो। ठीक है। तो डी से डाउन, डी से डिप्रेशन, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो पोल में करते हैं फिर। ठीक है, चलो पढ़िए इसको। तब तक मैं आपको पोल भेज रहा हूँ, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। पढ़ लिया सभी ने? हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, किसी में भी पढ़ सकते हो। पोल में आपको भेज रहा हूँ। क्वेश्चन में कहा गया है, सीमा वाज लुकिंग डाउन एट अ बिग स्टोन फ्रॉम द रूफ ऑफ हर हाउस। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, व्हाट एंगल इज फॉर्म्ड बिटवीन द लाइन ऑफ साइट ऑफ सीमा एंड द स्टोन। तो सीमा कहाँ देख रही है? लुकिंग डाउन, नीचे देख रही है। तो बताओ कौन सा एंगल बनेगा? वेरी गुड, सभी का आंसर सही है अभी तक। तो मेरी बात अगर अभी तक आप सबने बिल्कुल अच्छे से सुनी है तो इस क्वेश्चन को आराम से कर दोगे, और अगर नहीं सुनी है तो इस क्वेश्चन में वो गलत करेंगे वो बच्चे। 18 में से 17 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। भाई सभी लोग आंसर करें इस क्वेश्चन का, बहुत इजी है ये तो। कहा गया है कि सीमा अपने घर की छत से नीचे की तरफ एक पत्थर को देख रही है, तो उसकी आंखों से उस पत्थर तक एक लाइन ऑफ साइट होगी। तो वो जो लाइन ऑफ साइट है वो हॉरिजॉन्टल से कौन सा एंगल बनाएगी? 20 में से 18 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। लास्ट 30 सेकेंड्स, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें। क्लास में 28 स्टूडेंट्स हैं, अभी भी 8 स्टूडेंट्स का आंसर आना बाकी है। इतना टाइम थोड़ी ना लगेगा इसमें, ये 4-5 सेकंड का क्वेश्चन है बस। लास्ट 30 सेकेंड्स।
चलिए लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, देखिए, तो मैंने आपको बताया लुकिंग डाउन, डी से डाउन, और डी से क्या होता है, डिप्रेशन। ठीक है, डायरेक्ट तरीका मैंने बताया कि नीचे देख, जब भी हम नीचे देखते हैं डी से डाउन, तो कौन सा एंगल बनता है, डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी ऑप्शन। ठीक है, अगर ये सीमा यहाँ अपने ये घर है मान लो सीमा का, और इसकी छत पर सीमा खड़ी है और यहाँ एक पत्थर पड़ा है और वो इसको देख रही है ऐसे। ठीक है, तो नीचे देख रही है ना वो, तो यहाँ कौन सा एंगल बनेगा, नीचे देखते हैं तो कौन सा एंगल बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी अवनमन कोण, ऑप्शन बी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट, इसको पढ़िए ध्यान से और बताइए इसका आंसर क्या होगा। शादी करके स्कूल में भेज रहा हूँ आपको। शादी करके कभी कभी चले जाओ। फाल्गुनी अपना माइक बंद कर लो। करिए। Ramesh is standing on the ground and looking at the top of a tower. According to this statement, what is the angle formed between the line of sight of Ramesh and the top of the tower? रमेश मैदान पर खड़े होकर एक टावर के शीर्ष को देख रहा है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा एंगल बनेगा लाइन ऑफ साइट पर। ओके, 12 में से 11 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 14 में से 13 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 16 में से 14 का सही है। 17 में से 15 का सही है। बाकी जो लोग बच गए हैं वो भी सॉल्व करें इसको। एटीन में से 16 का सही है। 19 में से 16। 20 में से 17। 21 में से 18। 22 में से 19। लास्ट 30 सेकेंड्स। 23 में से 20। लास्ट 15 सेकेंड्स। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो एक मिनट। हाँ, तो आप यहाँ पर देखो, अ, रमेश को टावर देखने के लिए गर्दन उठानी पड़ रही है ऐसे, है ना। अगर टॉप ऑफ द टावर को वो देखेगा तो उसे अपनी नेक को ऐसे उठाना पड़ेगा। तो अगर वो
उठा रहा है गर्दन को अपने ऐसे ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ अगर हम अपनी गर्दन को उठाएंगे तो कौन सा एंगल बनता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अगर हम ऊपर की तरफ अपनी गर्दन उठा रहे हैं तो कौन सा एंगल बनता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। ऑप्शन ए। तो एलिवेशन और डिप्रेशन सबको क्लियर हुआ? एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन में अंतर क्या है? कभी नहीं भूलोगे। बस एक चीज याद रखो, डी से डाउन, डी से डिप्रेशन, दूसरा अपने आप याद हो गया। अप, अप से एलिवेशन, डाउन से डिप्रेशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम जल्दी से रैशनलाइज करना सीख लेते हैं। अच्छा, आपको आता ही होगा रैशनलाइज करना, क्योंकि रैशनलाइज करना हमें इसमें जरूरत पड़ेगी रैशनलाइज करने के लिए चीजों को। तो इसको रैशनलाइज कर सकते हो क्या आप? रैशनलाइज कैसे करते हैं आपको आता होगा? बताओ, इसको इसको रैशनलाइज करके कैसे करते हैं रैशनलाइज? 8/√2 को रैशनलाइज करना। अच्छा, ये मैं किस लिए करा रहा हूँ? क्योंकि इस चैप्टर में हमें जरूरत पड़ेगी, तो मैं हल्की सी यहाँ पर आपको एक प्रैक्टिस कराना चाह रहा हूँ। बताओ कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे रैशनलाइज? हम क्या करेंगे, अगर हमें अपने डिनोमिनेटर में कोई इरेशनल नंबर दिखे तो उससे हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे √2 है ना, वेरी गुड, √2 है ना, तो हम √2 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारा डिनोमिनेटर जो है वो रैशनलाइज हो जाएगा। कैसे? देखो, ये तो हो गया 8√2 अपॉन ये √2 इंटू √2 क्या होगा? 2। ठीक है, 2 1 = 2, 2 4 = 8। तो इसको रैशनलाइज करके क्या आया? 4√। ये सबको आता है ना करना? बताओ जल्दी से, रैशनलाइज कैसे करते हैं डिनोमिनेटर को? कहने का मतलब ये है कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो रैशनल नंबर होना चाहिए। √2 तो इरेशनल है ना, तो इसको रैशनल बनाने के लिए हमने √2 की मल्टीप्लाई कर दी, और अगर हम नीचे कर रहे हैं तो ऊपर भी करेंगे। ठीक है, वही मैंने किया है। चलो एक और करते हैं फिर, इसको करके बताओ सभी लोग, इसको रैशनलाइज करके बताइए। इसको रैशनलाइज करके बताइए। तो नीचे √3 है ना, तो इसको हम रैशनलाइज कैसे कर सकते हैं? √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, जो नीचे रूट में है उसकी ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन करनी है हमें। तो ये क्या हो गया? 120√3 अपॉन √3 इंटू √3, 3 हो गया, ये 3 4 12, 0, तो 40√3। ये हो गया ना रैशनलाइज, नीचे डिनोमिनेटर रैशनल नंबर बन गया। चलो इसको करके बताओ, इसको कैसे करेंगे? यहां तक हमने इन दोनों क्वेश्चन में जब देखा तो नीचे अकेला नंबर था रूट में, √3। इस क्वेश्चन में √3 + 1 है, इसको कैसे करेंगे? कोई बता सकता है कैसे करेंगे? साइन चेंज, वेरी गुड खुशबू। तो हम क्या करते हैं, जो नीचे लिखा हुआ है ना, जैसे नीचे लिखा हुआ है वही लिख √3 + 1, अगर बीच में प्लस है, मतलब बीच में इनके बीच में जो साइन है उसका दूसरा साइन हम लगा देते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है ना, √3 + 1, इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, और देसी भाषा में क्या बोलते हैं कि बीच में जो साइन है उसको बदल दो, ये प्लस का है तो इसको माइनस कर दो, √3 - 1, और ऊपर नीचे इसकी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये सबको क्लियर हुआ कैसे करते हैं? ये प्लस है ना बीच में, अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस से ऊपर नीचे गुणा करते, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते। यहाँ इन दोनों के बीच में प्लस है तो इन दोनों के बीच में माइनस लगाकर इसको कहते हैं हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो कर देते हैं। अब क्या आएगा यहाँ पर? ये तो 50 √3 - 1 अपॉन, ये देखो a + b × a - b लिखा हुआ है, तो ये क्या होता है? a² - b², है ना। √3 + 1 इंटू √3 - 1, है ना, ये पढ़ा है हमने। a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a² - b²।
तो ये भी क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये क्या बचा, 50 √3 माइनस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। तो ये क्या बचा, 50 √3 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 कितना बचा, 2, 2 से ये कटेगा 25 टाइम्स। तो ये क्या आया हमारा, 25 इंटू √3 माइनस 1। तो ये हमारा रैशनलाइज हो गया, ये हमारा नंबर था, इसको हमने इस फॉर्म में। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें ये सब करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। चलो इसको करके बताओ, इसको कैसे करेंगे, सेम ऐसे ही जैसा पिछला किया है। कोई बताएगा किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम ऊपर नीचे, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, √5 माइनस 2 का कॉन्जुगेट क्या होगा, √5 + 2। √5 + 2, वेरी गुड। तो √5 + 2 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, √5 + 2, क्योंकि बीच में माइनस है तो साइन चेंज करके प्लस कर दो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ऊपर क्या हो गया, √5 + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या हो गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी √5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, इसको आप ए स्क्वायर यानी 5 प्लस बी स्क्वायर यानी 4 प्लस 2ab यानी 4√5 अपॉन, ये क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 5 + 4 9 प्लस 4√5 अपॉन 5 माइनस 4 1। तो ये क्या बचा, 9 + 4√5। ये आपने 8th क्लास में किए होंगे, शायद किए थे 8th क्लास में ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर हुआ, इस तरीके से हमें करना है। ठीक है, तो अब इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास से हम इस टाइप के क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द अर्थ फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम वन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, हाइट निकालनी है टावर की। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम शुरू करेंगे अगली क्लास से। ओके, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं। गुड नाइट सर।